हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ले कॉमर्स। मैं हूँ हीर, आपकी बिजनेस स्टडीज की एजुकेटर। जैसे आपको पता है, लास्ट क्लास में हमने ऑर्गेनाइजिंग का एक पार्ट किया था। मैंने आपको कहा था ऑर्गेनाइजिंग थोड़ा बड़ा चैप्टर है, उसको 2 क्लास में हमें खत्म कर देंगे। तो आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, और इसके साथ साथ हमारा पूरा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। अगर आपको लास्ट वाले आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लीज देख लीजिए, क्योंकि आपका वो पूरा चैप्टर एक साथ फिर खत्म हो जाएगा। And if you have any doubt in the previous video also, please write it in the comment section so that I can help you with that. सबसे पहले आ जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के मीनिंग के ऊपर कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए क्या कह रहे हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो मैनेजमेंट ने डिजाइन किया है। मैनेजमेंट ने इसको बनाया है ताकि जो एक पर्टिकुलर टास्क है उसको अचीव कर सके, इसलिए एक ऐसा फॉर्मल वाला बनाया है। कौन बनाता है? ये मैनेजमेंट बनाती है। इसमें क्या कह रहे हैं कि भाई देखो, स्पेसिफाई कर देते हैं कि भाई तुम्हारा कितना अथॉरिटी है, तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एकदम प्रॉपर सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन के साथ काम होता है अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो तो। दे नो whom they have to go to, who is their superior, who is the subordinate. They know everything is very much clear to everyone in the organization. जिससे क्या होता है कि सारे काम एकदम अच्छे से हो जाते हैं, स्मूथली होते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव था जिसके लिए ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था वो आसानी से अचीव हो जाता है। इसके फीचर्स पर अगर हम आए तो क्या क्या है इसके फीचर्स। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, वो रिलेशनशिप जो है वो उसे स्पेसिफाई कर देता है। क्या कर रहा है, रिलेशनशिप जो है वो स्पेसिफाई कर रहा है। मतलब कौन सा? सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप इसमें प्रॉपर बता दिया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, एवरीवन इज क्लियर whom they have to go to। नेक्स्ट क्या करता है, इट इज अ मीन्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। भाई जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमने प्लान जब किया था और वो टाइम पे जो हमने ऑब्जेक्टिव जो हमारा था वो क्या करता है, हेल्प करता है हमें अचीव करने के लिए। ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए तो सारे काम किए जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। सो अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का ये एक फीचर है कि वो हेल्प कर देता है। सेकेंड चीज क्या करता है, देखो बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स है, इतने सारे काम कर रहे हैं, तो उन सब के जो भी एक्टिविटी को वो कोऑर्डिनेट करता है, इंटरलिंक करता है एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में सारे काम बहुत ही स्मूथली चल सके। वी ऑल नो दैट कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोऑर्डिनेशन होता है तभी ही हमारे सारे काम स्मूथली चल पाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट क्या है, इट इज डेलिबरेटली डिजाइन बाय द टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट ने इसको डिजाइन किया है ताकि सारे एक्टिविटीज बहुत ही स्मूथली चल सके। जो भी सारे बाकी के फंक्शंस है एक मैनेजमेंट के, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से चल सके। तो इसको किसने डिजाइन किया है? टॉप मैनेजमेंट ने। लास्ट इसका फीचर क्या है, इट प्लेसेस मोर एम्फेसिस ऑन वर्क टू बी परफॉर्म्ड देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। क्या करता है, ज्यादा एम्फेसिस इस चीज पे डालता है कि भाई काम खत्म करो। वी डोंट केयर व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन यू हैव विद अदर्स। वो लोग को नहीं फर्क पड़ता कि आप लोग दोस्त है, कि आप लोगों की अच्छी बनती नहीं है, या आप लोगों का सिर्फ हाय हेलो का चलन है। दे डोंट केयर अबाउट दैट। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि भाई काम करो। वी डोंट केयर अबाउट योर इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल मतलब एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ कैसा रिलेशन है, दे डोंट केयर अबाउट दैट। ठीक है, ये हो गए इसके सारे फीचर्स। कितने टोटल फीचर्स है हमारे पास? केवल 5 फीचर्स है, काफी ज्यादा इजी है। आ जाते हैं हम लोग अभी इसके एडवांटेजेस के ऊपर कि क्यों इतना अच्छा है यार फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होना। व्हाई इज इट सो मच बेटर। कलर चेंज कर देते हैं हम। देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर देता है, बता देता है कि भाई देखो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप यहाँ पे एस्टैब्लिश्ड हो चुका है। इससे क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है कि हाँ ये इंसान की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस पर्सन इज सपोज टू डू दिस थिंग। नेक्स्ट क्या होता है, रोल की क्लैरिटी मिल जाती है कि देखो रोल हर एक मेंबर को क्या क्या प्ले करना है, सबको इसके कारण पता होता है। जस्ट सेम रीजन, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होता है, इसलिए क्या क्या ड्यूटीज है किसकी वो स्पेसिफाई कर देते हैं। इससे क्या होता है, डुप्लीकेशन नहीं होता है, वेस्टेज नहीं होता है, टाइम जो है वो भी वेस्ट कतई नहीं होता है। यूनिटी ऑफ कमांड होता है, अगेन
सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप है, सो दे नो हु इज देयर सुपीरियर, सो इससे क्या होगा, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है, एक एम्प्लॉय का सिर्फ एक ही बॉस होगा, ही विल बी जस्ट टेकिंग ऑर्डर फ्रॉम दैट बॉस, उसके दो बॉस नहीं होंगे, बराबर। नेक्स्ट क्या है, इफेक्टिव अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल। देखो इससे क्या होता है, अब हमारे जो गोल्स है उससे हम इफेक्टिवली अच्छी तरह से उसे हम अकम्प्लिश कर पाते हैं। कैसे, उन्हें फ्रेमवर्क दिया जाता है कि भाई देखो आपको आपका काम इस हिसाब से करना है, और वो लोग ये भी इंश्योर करते हैं कि हर एक एम्प्लॉय को पता हो कि उन्हें क्या काम करना है, क्लैरिटी दे देते हैं ना। इससे क्या होता है, भाई देखो हमारे जो गोल्स है उसे हम अच्छी तरह से अकम्प्लिश कर पाते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन। क्यों ऐसा, देखो स्टेबिलिटी कैसे मिलती है, देखो क्योंकि बिहेवियर जो है एम्प्लॉयज का वो उसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्यों, बिकॉज देयर आर स्पेसिफिक रूल्स टू गाइड देम। रूल्स है, उनको उसी हिसाब से सारे काम करने हैं। इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी रहती है। हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं आगे क्या होने की संभावना है। अगर प्रेडिक्ट ना कर पाए ना, तब स्टेबिलिटी नहीं रहती है। If you can predict what is going to happen in the future, you will be taking action according to that, right? हमारे एक्शन उसी हिसाब से लिए जाएंगे। अभी अगर हम एक्शन वो हिसाब से ले रहे हैं तो फिर अभी स्टेबिलिटी रहेगी ना। ज़्यादा ऐसा नहीं होगा कि अरे यार एकदम से कुछ हो गया एंड यू विल बी लाइक नाउ व्हाट टू डू। आपने पहले से आप प्लान थे इस चीज़ के लिए, यू आर ऑलरेडी रेडी फॉर दैट थिंग बिकॉज यू हैव प्रेडिक्टेड दैट। एडवांटेजेस है तो भाई डिसएडवांटेजेस तो होने ही होने हैं, बट इसके डिसएडवांटेजेस थोड़े कम है, ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले क्या है, प्रोसीजरल डिले हो जाता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्यों ऐसा होता है कि भाई चेन होता है कि यार भाई देखो तुम इसी के साथ बात करोगे इफ देयर इज एनीथिंग रिगार्डिंग वर्क। तो देखो अगर एक इंसान को, एज आई टोल्ड यू अबाउट स्केलर चेन, अगर ए बी और सी है, अगर ए को सी के साथ बात करनी है, ही कैन नॉट डायरेक्टली डू दैट। उसको पहले ये बात बी को बतानी पड़ेगी, फिर ही सी तक वो बात जाएगी। इससे क्या होता है, प्रोसीजरल डिले हो जाता है, क्योंकि यार बी भी तो बिजी हो सकता है भाई। वो अभी उसको मैंने ए ने तो उसको बात बता दी कि यू हैव कि ऐसी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, बट बी ने कहा हाँ ठीक है आई लेट सी नो अबाउट दिस, बट बी के पास टाइम नहीं था, अभी उसके पास गया नहीं, तो क्या हो रहा है, जो काम करना था वो डिले हो गया। नेक्स्ट क्या है, inadequate recognition of creativity। देखो poor organization practices may not provide adequate recognition to creative talent। क्यों ऐसा, क्योंकि भाई डिविएशन ये लोग अलाउ नहीं करते ना। जो रूल्स है, जो जैसा है उसको वैसे ही फॉलो करना है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। यू कैन नॉट गो फ्रॉम हियर टू हियर, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसकी वजह से क्रिएटिविटी नहीं आती, क्योंकि यार देखो यहीं से जाना है तो क्या क्रिएटिविटी, हमें अपना दिमाग ही नहीं लगाना है, किसी ने हमें पहले ही बता दिया है, सी दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, तो आप वही करोगे। आप इससे ज़्यादा आप कुछ करने के लिए आपको अलाउड नहीं है। सो यू कैन नॉट यूज योर ओन क्रिएटिविटी, आपका जो टैलेंट है वो दब जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, इसका लिमिटेड स्कोप है। क्यों ऐसा, let's see it is difficult to understand all human relationships in an enterprise as it places more emphasis on structure and work। ह्यूमन रिलेशन के ऊपर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया फीचर में, इंटरपर्सनल रिलेशन का उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दे जस्ट केयर अबाउट द फॉर्मल में सिर्फ काम के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इससे क्या होता है कि प्रोवाइड नहीं कर पाता है कंप्लीट पिक्चर कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रहा है, उसका हमें पूरा आइडिया नहीं मिल पाता है, बिकॉज दे आर जस्ट कंसिडरिंग द वर्क पार्ट। बट यार लोगों का रिलेशन कैसा है एक दूसरे के साथ, क्या ये लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से काम कर रहे हैं या इन लोगों की नहीं बन रही है, इट डज नॉट मैटर। उस चीज़ को साइड में लगा दिया है। इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल कैसे काम कर रहा है इसका हमें कोई आइडिया ही नहीं है। ठीक है, ये हो गए हमारे बस केवल 3 ही डिसएडवांटेजेस है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। आ जाते हैं हम लोग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है, सबके फॉर्मल रिलेशनशिप तो है कि भाई देखो तुम सुपीरियर तुम सबऑर्डिनेट, बट यार लोगों की दोस्ती भी तो होती है ना। तुम अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तो वहां पे तुम्हारे दोस्त बनने ही है। आपके पेरेंट्स जब जॉब पे जाते हैं, दे हैव वर्क फ्रेंड्स ऑल्सो। तो ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो जाता है, वेयर अदर दैन द रिलेशनशिप दैट फॉर्मल रिलेशनशिप के काम के रिलेटेड, उसके अलावा उनके दूसरे भी रिलेशन है, वेयर दे हैव फ्रेंड्स, दे हैव विद whom दे कैन टॉक टू, जिनके साथ बस क्रिकेट की बात चल रही है, अरे क्रिकेट का मैच देखा क्या, कैसा लगा,
एंड ऑल दैट टॉक्स आर हैपनिंग, ये हमारा पार्ट होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। एक बार इसका मीनिंग देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सी, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इमर्जेस विद इन द फॉर्मल। फॉर्मल जो होता है उसी के अंतर्गत एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। व्हेन पीपल इंटरैक्ट बियॉन्ड देयर ऑफिशियली डिफाइंड रोल, काम के रिलेटेड बात ना करके आगे की कुछ और बात कर रहे हैं। अरे कहाँ घूमने चलते हैं, चलो कहीं बाहर जाते हैं, चलो हम लोग कहीं नॉर्थ ईस्ट घूम कर आते हैं, चलो लद्दाख घूम कर आते हैं। सो व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट ऑल दैट, समथिंग विच इज बियॉन्ड देयर वर्क, काम को छोड़ के कोई और बात कर रहे हैं, वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है। When people have frequent contacts, they cannot be forced into a rigid formal structure. अरे भाई, तुम रेगुलरली अगर किसी से मिलोगे तो हमेशा फॉर्मल बात करोगे, वो तो जरूरी नहीं ना। अरे सोशल एनिमल है यार, हम लोगों के साथ बात करना हमें अच्छा लगता है। वी टॉक अबाउट रैंडम स्टफ। तो क्या होता है, व्हेन यू आर मीटिंग सम पीपल ऑन रेगुलर बेसिस काम के लिए, तो काम के अलावा बाकी की बातें भी होती ही है, बराबर। तो इसमें क्या कह रहे हैं, रादर बेस्ड ऑन देयर इंटरैक्शन एंड फ्रेंडशिप दे टेंड टू फॉर्म ग्रुप्स विच शो कन्फर्मिटी इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट। तो क्या करते हैं ये लोग, एक ग्रुप बना देते हैं वेयर देयर आर सच पीपल। जैसे जहाँ पे मेरे मम्मी काम करते हैं वहाँ पे भी सेम है। वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे उनके कुछ ग्रुप बन गया था अच्छा खासा, वेयर दे ऑल यूज टू सिट टुगेदर, दे यूज टू हैव लंच टुगेदर। कभी कभी बाहर भी जाते थे, हम लोगों को भी साथ में लेकर जाते थे, हमने ट्रिप्स भी लिए हैं साथ में, उनके ऑफिस के सारे फ्रेंड्स। तो ये एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में उनका ग्रुप बन गया था। ये तो उसका मीनिंग हो गया। अब उसके फीचर्स क्या क्या है, लेट्स सी दैट। पेन का कलर चेंज कर देते हैं, बोरिंग हो गया ना कब से एक कलर। या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको पहले ही कहा ना, फॉर्मल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसी में से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन निकल रहा है, बिकॉज वर्क के बियॉन्ड भी वो लोग बातें करते हैं। The standards of behavior evolve from group norms rather than officially laid down rules and regulation. ग्रुप के नॉर्म्स क्या है, उसके ऊपर से वो लोगों का सब कुछ काम चलता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे कोई फॉलो थोड़ी होते हैं। तुम्हारे फ्रेंडशिप, तुम्हारे जो फ्रेंड्स है, फ्रेंड का ग्रुप है, उसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस तुम लोग फॉलो करते हो? आई डोंट थिंक सो, दैट्स हाउ इट हैपेंस, राइट। नेक्स्ट क्या है, इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन विदाउट स्पेसिफाइड डायरेक्शन ऑफ फ्लो। इसमें कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है। मैंने आपको जैसे एग्जाम्पल दिया, इफ ए वांट्स टू टॉक टू सी, उसको ए को पहले बी को बताना पड़ेगा, फिर बी सी को बताएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, रैंडमली कोई किसी से भी कैसे भी बात कर सकता है। मानो अगर ये सारे दोस्त है, ये है ए बी सी डी ई, अगर ए को सी के साथ बात करनी, कैन डायरेक्टली टॉक एक डी के साथ भी, बी के साथ भी, ई के साथ भी। रैंडमली ऐसा कोई फ्लो नहीं है कि ऐसे ही आप लोगों को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। इट डज नॉट हैपन ओवर हियर, ठीक है। उसके बाद क्या है, इट इमर्जेस स्पॉन्टेनियसली एंड इज नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड। अरे दोस्ती तो अपने आप होती है ना, मैनेजमेंट थोड़ी दोस्ती किसी की करवाएगी। मेरे मम्मी इतने टाइम से वो ऑफिस में जा रहे हैं, इसलिए उनकी वहां पे लोगों के साथ दोस्ती हो गई है। शी नोज पीपल देयर। ये किसी मैनेजर ने उनको बोला नहीं, नाउ यू हैव टू टॉक टू दीज पीपल। नो वन डिड दैट। ये अपने आप स्पॉन्टेनियसली हो गया, अपने आप हो गया, ठीक है। ये स्पॉन्टेनियसली होता है। बाद में नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इट हैज नो डेफिनाइट स्ट्रक्चर और फॉर्म बिकॉज इट इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप। इसका कोई डेफिनाइट स्ट्रक्चर नहीं होता है। भाई कैसे भी देखो, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये रहा ए बी डी ई एफ जी पी क्यू आर, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। वहां पे एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, ये देखिए कैसे एक स्ट्रक्चर है यहाँ पर। This thing does not have any structure. If you will notice over here, देखो कोई स्ट्रक्चर है क्या? Nothing like that. ठीक है, तो कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। ये तो हमने बात कर ली इसके फीचर्स के बारे में। अब आ जाते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है, लेट्स सी। चलो, एडवांटेज सबसे पहले क्या है, स्पीड। भाई देखो फटाफट से कम्युनिकेशन हो जाता है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे रैंडमली एनीवन कैन टॉक टू एवरीवन, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन भी बहुत फटाफट स्प्रेड होती है। यहाँ कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन हो, गॉसिप हो गया, रूमर हो गया, कुछ भी हो जाए, बहुत स्पीडीली यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड, एज आई टोल्ड यू, हम लोग क्या है, इंसान सोशल एनिमल है।
हम लोगों को सबके साथ बात करनी है। हम बाहर घूमने गए थे तो हमें बस में कुछ लोग मिल गए, हमने उनके साथ भी बात करना शुरू कर दिया। वहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे रेस्टोरेंट में, वहाँ पे भी हमें कोई मिले तो हमने उनके साथ भी बात कर रहे थे। तो वी आर सोशल एनिमल्स, हमारे सोशल नीड है कि भाई हमें लोगों के साथ बात करनी है। और अगर लाइक माइंडेड लोग मिल जाए जो हमारी जैसी, जिनकी सोच हो, तो फिर तो भाई बल्ले बल्ले हो गई, सब लोगों को एकदम मजा आ जाता है। यू लाइक टॉकिंग टू देम। तो यहाँ पे सेम ही है, अगर आपके लाइक माइंडेड जो लोग हैं आप उनके साथ आप अच्छी तरह से, हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा बातें हो जाती है, इससे जॉब सेटिस्फैक्शन होती है। वी आर वेरी हैप्पी राइट कि अरे हाँ यार चलो आई हैव समवन टू टॉक टू ओवर हियर। आपको जाने को भी अच्छा लगेगा, वरना क्या हो जाएगा, बहुत बोर हो जाओगे। स्कूल में भी अगर आपके दोस्त ना हो, हाउ बोरिंग इट्स गोइंग टू बी राइट कि अरे यार क्या होगा, क्या करे, पूरा टाइम अकेले अकेले बैठे रहे। बट व्हेन यू हैव फ्रेंड्स यू आर वेरी सेटिस्फाइड यार कि हाँ चलो स्कूल जाना है, इट्स नॉट एन इशू। सेम हैपेंस ओवर हियर, जॉब सेटिस्फैक्शन मिलती है कि हाँ आई हैव समवन टू टॉक टू, मुझे ऑफिस में क्या दिक्कतें आ रही है मैं किसी को ये बात बता सकती हूँ। फिल्स inadequacies of formal structure। देखो, it contributes towards fulfillment of organizational objective by compensating for inadequacies in the formal organization। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो सारी कमियां है वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन उससे पूरी करता है। कैसे? देखो, एम्प्लॉयज रिएक्शन टुवर्ड्स प्लान्स एंड पॉलिसीज कैन बी टेस्टेड थ्रू इनफॉर्मल नेटवर्क। अगर कोई प्लान या पॉलिसी बनाई है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बता दिया कि दिस इज द प्लान एंड पॉलिसी, तो अभी लोगों को अगर बताया नहीं हुई, सीधा उनको क्या बोला, ऑर्डर दे दिया कि सी दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी। बट वॉट इज हैपनिंग इन देयर माइंड, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट राइट कि भाई ये लोग क्या सोच रहे हैं इस प्लान्स और पॉलिसीज के बारे में। तो ये हमें कब पता चलेगा, अगर इनफॉर्मल नेटवर्क हो तो क्या होगा। समझो मैं और मेरी एक फ्रेंड है, हम बात करेंगे यार ये कितनी घटिया पॉलिसी बनाई है, ये तो कुछ काम की नहीं है। माई फ्रेंड विल ऑल्सो बी लाइक हाँ यार ये तो बात सही है। हमारा कोई तीसरा फ्रेंड आ गया, वी आर टॉकिंग टू विथ हिम ऑल्सो अबाउट दिस। सो इससे क्या होता है, मैनेजमेंट को पता चलता है कि हाँ यार सी दे दिस इज व्हाट दे थिंक अबाउट इट और हमें इस पे थोड़ा काम करना चाहिए, दे माइट बी राइट अबाउट इट। ठीक है, सो जो भी सारी कमियां हैं हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में उसे ये पूरी करता है। एडवांटेजेस है तो इसके डिसएडवांटेजेस तो होने ही है। सबसे पहला अगर हम इसका डिसएडवांटेज देखने जाए तो डिसरप्टिव फोर्स है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जैसे मैंने आपको कहा रूमर्स बहुत फैलते हैं, सारी अफवाहें बहुत फैलती है। इससे क्या हो जाता है कि जो हम लोग एक्चुअली जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन में आए थे वो छोड़कर हम लोग ये सारी गॉसिप में लगे हुए हैं, तो इससे सारा काम हमारा बिगड़ जाता है। चेंज के लिए रेजिस्ट हो जाते हैं। जो मैनेजमेंट है ना सक्सेसफुल कभी कभी नहीं हो पाती है चेंज लेकर आने के लिए। अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ने अपोज कर दिया, सारे फ्रेंड्स आके मिल लिए और बोले चलो ये हमें करना ही नहीं है, हम लोग सब मिल जाते हैं और हम लोग ये चीज़ को अपोज करते हैं, ये रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जब बनता है, द ग्रुप दैट इज क्रिएटेड, अगर ये लोग सब एक लाइक माइंडेड वाले हैं, दे विल थिंक नहीं यार ये बढ़िया नहीं है, सो लोग क्या करेंगे, इसके खिलाफ वो लोग आंदोलन कर सकते हैं, दे कैन डू व्हाटएवर, बराबर। फिर क्या होता है, प्रायोरिटी टू ग्रुप इंटरेस्ट, ग्रुप के लिए क्या बढ़िया है ना उसके लिए वो लोग ज्यादा देखते हैं कि हाँ यार ये हमारे ग्रुप के लिए सबसे बढ़िया होगा। अरे बट तुम यहाँ पे ग्रुप में काम करने आए कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने आए हो, थिंक अबाउट ऑर्गेनाइजेशन राइट। बट नो, दिस डज नॉट हैपन। ये लोग क्या करते हैं, अपने ग्रुप के लिए सोचते हैं, उसको ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट को काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, ये हो गए हमारे इसके डिसएडवांटेजेस। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज डेलीगेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है पर बहुत इजी है, हमें इसे ध्यान से सुनना है। क्या कह रहे हैं ये लोग डेलीगेशन में, लेट्स सी। डेलीगेशन में मतलब क्या है, जो थोड़ी सी अथॉरिटी है वो ट्रांसफर करना। सुपीरियर जो है वो थोड़ी अथॉरिटी दे रहा है अपने सबऑर्डिनेट को। अथॉरिटी हमें पता है क्या है, बराबर, नहीं पता है आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, डोंट वरी। बट फिलहाल के लिए इसका मीनिंग समझ लो पहले। इसमें क्या होता है, सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी ट्रांसफर कर रहा है। क्यों? The entrustment of the responsibility and the creation of accountability
कि भाई इससे क्या होता है कि वो लोग, इससे समझ में आ रहा है कि सबऑर्डिनेट पे ये लोग भरोसा कर रहे हैं, इसीलिए तो अथॉरिटी दे रहे हैं कुछ काम करने की, दैट हाँ यू हैव अथॉरिटी, आपको जो सही लग रहा है आप करो। तो इससे ये दिख रहा है कि ये लोग अपने सबऑर्डिनेट पे काफी ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। और यहाँ पे क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी होती है। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या है, मुझे मेरी मम्मी ने इतनी अथॉरिटी दी है कि मैं जाके 500 रुपए अपने हिसाब से खर्च कर सकूं। उनके पास पैसे थे, शी टोल्ड मी कि तुम जाओ ग्रोसरीज तुम लेकर आओ, आई वोंट से एनीथिंग, बट देन आई विल बी अकाउंटेबल, राइट, कि हाँ यार मुझे मेरी मम्मी को आंसर तो देना पड़ेगा कि हाँ भाई ये मैंने 500 रुपए कहाँ कहाँ कैसे कैसे खर्च किए। जस्ट बिकॉज आई हैव अथॉरिटी उसका ये मतलब नहीं है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मुझे मेरी मम्मी के पास जो पैसे थे 500 रुपए, मैंने बहुत जिद की कि यार अरे आप हर बार आप जाते हो, मुझे भी पता है घर पे क्या सामान लाना है, आई विल गो दिस टाइम। उन्होंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, यू टेक दिस 500 एंड यू गो एंड गेट ऑल द ग्रोसरीज दैट इज नीडेड। मैं चली गई, वो जो 500 रुपये उन्होंने मुझे दिए, ये उनकी अथॉरिटी दे दी उन्होंने मुझे, क्योंकि ये 500 रुपये खर्च करने का अधिकार उनके पास था, बट ये अधिकार उन्होंने मुझे दे दिया। अधिकार दे दिया, मैं जाके ग्रोसरीज लेकर आई, घर आई मैं, आई विल बी आंसरेबल टू माई मदर कि भाई मैंने ये 500 रुपये कैसे खर्च किए। भाई ये इसको कहते हैं हम लोग अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। इससे क्या होता है, जो मैनेजर्स है ना, ये जो सारी अथॉरिटी थोड़ी दे देते हैं ना अपने सबऑर्डिनेट को, इससे ये लोगों का थोड़े फ्री हो जाते हैं काम से, और वो लोग और ज़्यादा अपना दिमाग लगा सकते हैं नई नई पॉलिसीज़ बनाने के लिए, या तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का हमारा ग्रोथ कैसे हो सकता है उस बारे में सोचने के लिए, क्योंकि उनका एटलीस्ट उतना सा थोड़ा काम खत्म हो गया ना, बिकॉज द अथॉरिटी दे हैव गिवन इट टू द सबऑर्डिनेट, ठीक है। आ जाते हैं अभी हम लोग इसके एलिमेंट्स पर। जैसे मैंने आपको अभी कहा कि मैं आपको सारे मीनिंग समझाऊंगी, इसमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं मैं आपको एक बार बता देती हूँ। इसके एक एलिमेंट है पहला तो अथॉरिटी, डेलीगेशन का सबसे पहला ये है। दूसरा एलिमेंट है इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, और तीसरा जो एलिमेंट है डेलीगेशन का वो है अकाउंटेबिलिटी। तो आपको अथॉरिटी तो पता ही होगा क्या है। अथॉरिटी मतलब क्या है, मेरे पास जो अधिकार है कि मैं अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर्स दे सकूं। मेरे पास जो अधिकार है मैं अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर दे सकूं, उसे हम कहते हैं अथॉरिटी। ये अथॉरिटी कब आती है, क्योंकि मैं उसकी सुपीरियर हूं और वो सबऑर्डिनेट है। अथॉरिटी ऑल्सो रिफर्स टू द राइट टू टेक डिसीजंस इनहेरेंट इन अ मैनेजरियल पोजीशन। मतलब मेरे पास ये राइट है कि मैं कोई डिसीजन ले सकूं, बिकॉज मैं वो पोजीशन पर हूं। मैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में हूं तो मेरे पास ये अथॉरिटी है कि मैं प्लान्स और पॉलिसीज बना सकूं। अगर मैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में हूं तो मेरे पास इतनी अथॉरिटी है कि मैं ये प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर सकूं, उसे इंटरप्रेट कर सकूं, ठीक है। तो ये मैं जो पोजिशन पे हूं उसकी वजह से भी हमारे पास अथॉरिटी आती है। अथॉरिटी रिलेशनशिप्स हेल्प टू मेंटेन ऑर्डर इन द ऑर्गेनाइजेशन। उनको एक ऑर्डर बनाने के लिए, थोड़ा सा स्मूथली सारे काम चले, उसके लिए अथॉरिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैनेजर्स को क्या होता है, राइट दिया जाता है टू एग्जैक्ट ओबीडियंस एंड गिव डायरेक्शन कि भाई सी आई एम द मैनेजर, अथॉरिटी है मेरे पास, तुम्हें मेरी इज्जत करनी पड़ेगी, तुम्हें मैं जो कहूँ वो ओबीडियंटली यस सर यस सर यस मैम करके तुम्हें सुनना पड़ेगा और वो काम करना पड़ेगा, ठीक है। और डायरेक्शंस देते हैं वर्कर्स को कि सी दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। तो इससे क्या होता है, सारे काम बहुत ही ज्यादा स्मूथली चलते हैं। ये हो गया अथॉरिटी। आ जाते हैं हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू डू द वर्क प्रॉपरली, कि भाई मेरा ऑब्लिगेशन है ये कि सिंस मैं अभी सारे काम अच्छे से प्रॉपरली कर सकूं। मैंने अगर आपको बोला कि आप जाइए और आप 500 रुपए से आप कुछ लेकर आइए, मैंने आपको अथॉरिटी दी, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोग वो पैसों का गलत इस्तेमाल ना करें, उसे प्रॉपरली यूज करें। सो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मानो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हमें हमारे देश का स्वच्छता पे ध्यान देना है, बराबर। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट एज अ सिटीजन। आप अगर कचरा फेंक दोगे तो इससे क्या होगा, आपका ही देश खराब होगा। इसलिए हमारी ये क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर मैं हिंदी में कहूँ तो वो क्या होता है, कर्तव्य, कर्तव्य होता है, ठीक है। तो ये हमारा कर्तव्य है कि भाई हम लोगों को जो काम सौंपा गया है वो हम करें।
या तो हमें अगर कुछ लग रहा है दैट समथिंग विच इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू, वी डू दैट। इसमें आगे क्या कह रहे हैं, इट अराइजेस फ्रॉम सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। ऑब्वियसली सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप की वजह से होता है। क्यों? बिकॉज सबऑर्डिनेट्स, सॉरी सुपीरियर कहने वाली थी अभी, सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट इज बाउंड टू परफॉर्म द ड्यूटी असाइन टू हिम बाय हिज सुपीरियर। सुपीरियर ने ऑर्डर दे दिया, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिनिश इट ऑफ, राइट। आपका कर्तव्य है कि आप वो काम करो। तो सब सुपीरियर आपको ऑर्डर देगा, अथॉरिटी है उसके पास, तो सबऑर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई वो सारे काम वो कर दे। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा फ्लोज अपवर्ड। जो अगर हम अथॉरिटी की बात करें, अथॉरिटी सुपीरियर सबऑर्डिनेट को दे रहा है, ये रहा हमारा सुपीरियर और ये रहा सबऑर्डिनेट। तो अथॉरिटी जो है वो डाउनवर्ड फ्लोइंग है क्योंकि ये इसको ऑर्डर देगा। बट जो कर्तव्य है, मुझे अपना जाके आंसरेबल किसको हूं मैंने अगर कोई भी काम कर लिया, मुझे ये सारी बात किसको बतानी पड़ेगी, मेरे सुपीरियर को। तो ये हमेशा अपवर्ड फ्लोइंग होता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑलवेज अपवर्ड फ्लोइंग। आ जाते हैं नेक्स्ट, अकाउंटेबिलिटी। मुझे अगर कुछ काम दिया है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे अच्छे से करने की, उसके बाद आई एम आंसरेबल टू दैट पर्सन, मेरे मैनेजर को मैं आंसरेबल हूँ कि भाई मैंने क्या काम किया है, सही से किया है या नहीं किया है। ये आ जाती है हमारी अकाउंटेबिलिटी का पार्ट। अकाउंटेबिलिटी को हम लोग क्या कह सकते हैं, आंसरेबिलिटी। आपको उसे जवाब देना पड़ेगा दैट व्हाई हैव यू डन इट लाइक दिस, क्या रीजन था, सो यू आर ऑलवेज आंसरेबल, ठीक है। ये हो गए हमारे 3 एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। आ जाते हैं इसमें हम लोग अभी आगे, एक बार इसका हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं फटाफट से। चलो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले मीनिंग क्या है, अथॉरिटी का राइट टू कमांड, ऑर्डर देने का अधिकार। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एन असाइन टास्क, कर्तव्य है मेरा, जो मुझे ऑर्डर दिया है, जो टास्क बोला है करने को, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जबकि अकाउंटेबिलिटी मैंने आपको पहले ही कहा, आंसरेबिलिटी फॉर द आउटकम, कि भाई आपने मुझे काम दे दिया, वो कर दिया, अभी आई एम आंसरेबल टू यू, जो भी मैंने काम किया उसके बाद क्या हुआ उसके लिए। ये कैसे आता है, फॉर्मल पोजीशन की वजह से आता है, ये डेलीगेटेड अथॉरिटी की वजह से आता है, दैट आई हैव गिवन यू सम डेलीगेशन, मतलब आपको मैंने थोड़ी सी अथॉरिटी ट्रांसफर की है। ये कैसे आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी काम करने की, सो आई एम आंसरेबल टू यू, मैं अकाउंटेबल हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर नहीं दी होती तो आई वुडंट हैव बीन अकाउंटेबल टू यू, ठीक है। फ्लो इसका जैसे मैंने आपको कहा हमेशा डाउनवर्ड होता है, बिकॉज सुपीरियर सबऑर्डिनेट को देता है ऑर्डर। ये अपवर्ड जाता है बिकॉज सुपीरियर सबऑर्डिनेट को जाके सारे जो ऑब्लिगेशन है वो सारी उसको कि क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब यहाँ पे बताता है। सेम ये भी तो अपवर्ड है बिकॉज आंसरेबिलिटी, सबऑर्डिनेट आंसरेबल है अपने सुपीरियर को, इसलिए ये भी अपवर्ड जाता है। ये डेलीगेट कर सकते हैं, अथॉरिटी में ट्रांसफर कर सकती हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से मैं नहीं कर सकती हूँ, और आंसरेबिलिटी को तो बिल्कुल भी नहीं। यू आर आंसरेबल, आप किसी और, आपने अगर कुछ गलती की है घर पे, यू आर आंसरेबल टू योर पेरेंट्स, राइट, कि भाई ऐसा कैसे हो गया, व्हाट हैपेंड। आप ये अपने भाई बहन पे नहीं डाल सकते ना आपकी जो गलती है, इसलिए बिल्कुल भी हम लोग इसको क्या नहीं कर सकते, डेलीगेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इतना आपको आई होप सो समझ में अच्छे से आ गया है। आगे बढ़ते हैं इसमें अभी हम लोग, अगर इफेक्टिव डेलीगेशन होगा, सॉरी कलर तो दिखेगा नहीं, ब्लैक, इफेक्टिव डेलीगेशन है, मतलब डेलीगेशन अगर एकदम बढ़िया है तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे। सबसे पहले तो मैनेजमेंट एकदम बढ़िया हो जाएगी। देखो अगर हम लोग एम्प्लॉयज को थोड़ा एम्पावर करते हैं, उनको थोड़ी सी अथॉरिटी दे देते हैं, तो इससे क्या होता है, जो मैनेजर्स हैं वो लोग और अच्छी तरह से काम कर पाएंगे, बिकॉज उनका थोड़ा सा काम चले गया ना, सो दे हैव मोर टाइम टू थिंक अबाउट स्टफ लाइक मेकिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज अबाउट हाउ दे कैन ग्रो द बिजनेस, दे कैन थिंक अबाउट अदर स्टफ ऑल्सो। इससे मैनेजमेंट हमारा बढ़िया हो जाता है। एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होगा। देखो डेलीगेशन की वजह से क्या होता है, एम्प्लॉयज को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उनको लोग अपना टैलेंट दिखा सके, क्रिएटिवली वो लोग और ज्यादा काम कर सके। इससे क्या होता है, उनका और ज्यादा डेवलपमेंट होता है और वो लोगों को तैयार हो जाते हैं हायर पोजीशन के लिए, उनको भी मैनेजर के लिए वो लोग रेडी हो रहे हैं। नेक्स्ट क्या होता है, एम्प्लॉयज मोटिवेट हो जाते हैं यार,
ऑब्वियसली मोटिवेट क्यों नहीं होंगे? देखो, अगर हम लोग इनको अथॉरिटी दे रहे हैं, डेलीगेट कर रहे हैं, दे विल फील सो गुड, दे लाइक कि ये लोग हम पे भरोसा कर रहे हैं, दैट इज सच अ गुड थिंग। हमें इतना उन्होंने इतना समझा है, हम पे उन्हें इतना भरोसा है कि उन्होंने हमें इतनी अथॉरिटी दे दी है काम करने के लिए। इससे वो लोग और मोटिवेट हो जाते हैं और ज़्यादा अच्छी तरह से वो लोग काम करते हैं। फिर क्या है? फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। जैसे मैंने आपको कहा, डेलीगेशन से क्या होता है, काफी ज्यादा देखो एक्सपांशन होता है ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि जो वर्क फोर्स है, जो एम्प्लॉयज है, वो लोग रेडी है, वो लोग और ज्यादा डिफिकल्ट काम लेने के लिए, बिकॉज दे हैव बीन गिवन अथॉरिटी। नेक्स्ट क्या होता है? बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। देखिए, डेलीगेशन से क्या होता है, एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, ये तो अभी आपको वर्ड ही याद रह गया होगा। सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप जो है उसे हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं। इसी के बेसिस पे हमारा हायरार्की होता है मैनेजमेंट का, कि कौन टॉप पे है, कौन मिडिल पे है और कौन लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में है। इट इज अ डिग्री एंड फ्लो ऑफ अथॉरिटी विच डिटरमाइंस हु हैज टू रिपोर्ट टू हुम। ये किसके पास कितनी अथॉरिटी है उसके ऊपर से पता चलता है कि कौन किसके पास जाएगा, टू होम द पर्सन विल रिपोर्ट टू। अगर एक इंसान को आपसे ज़्यादा अगर अथॉरिटी है तो उसका ये मतलब है वो अगर हायरार्कियल लेवल में वो आपसे ऊपर है, मतलब यू आर आंसरेबल टू दैट पर्सन। ठीक है, और इससे बढ़िया कोऑर्डिनेशन भी हो जाता है। देखो, जो डेलीगेशन है, जैसे कि आपको मैंने एलिमेंट्स बताए, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी नहीं, इससे क्या होता है कि एकदम डिफाइन हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि क्या किसके पास पावर है, किसको क्या ड्यूटी करनी है और कौन किसको आंसरेबल है। ये सब कुछ एकदम क्लियर हो जाता है। ये क्लियर होने की वजह से क्या होता है कि भाई कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी ड्यूटीज की, एक चीज 2 से 3 बार नहीं होगी, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होगा, एकदम क्लियर पिक्चर होगा सबके दिमाग में। क्लियर पिक्चर है तो भाई कोऑर्डिनेशन एकदम बढ़िया है। ठीक है, तो डेलीगेशन अगर हो जाता है तो कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज का सारे लोगों का एकदम बढ़िया होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसे इजीली अचीव कर पाते हैं। ठीक है, आ जाते हैं हमारे लास्ट पार्ट पे, डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन। इजीली अगर मैं आपको इसका मीनिंग बता दूं तो क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कुछ लोगों के हाथ में सारे पावर्स है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि पावर्स उन्होंने जो दूसरे लोग हैं अपने लोअर लेवल पे उनके साथ बांट दिए हैं। ये हो जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन, कुछ लोगों के हाथ में पावर है, डिसेंट्रलाइजेशन, पावर बांट दिया है अपने लोअर लेवल वाले लोगों के साथ। ठीक है, बस यही है डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग। अभी हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन पे ही ज्यादा फोकस करेंगे, सेंट्रलाइजेशन पे नहीं करेंगे। ये हम इसके बेनिफिट्स पढ़ने के पहले या इंपॉर्टेंस पढ़ने के पहले हम एक बार सिर्फ ये बात कर लेते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर होता है, क्योंकि वहां पे देखिए इतने सारे लोग हैं, अगर कुछ लोगों के हाथ में ही अगर सारे पावर्स होंगे तो वो लोग सारी चीजें नहीं देख पाएंगे ना, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। तो इस वजह से क्या होता है, उनको अपने पावर थोड़े लोगों के साथ शेयर करने पड़ते हैं, ताकि क्या हो सके, वो लोग अपना काम अच्छे से कर पाए और दूसरे लोग भी सारी चीजों पर ध्यान दे सके। ठीक है, अपने कंट्री में भी तो सेम है, डिसेंट्रलाइजेशन है, राइट। अगर सेंट्रलाइजेशन होता तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सारी की सारी पावर होती, बट इज दैट द केस? नो। डिसेंट्रलाइजेशन है, उनके पास पावर है, उन्होंने फिर सबको दिया। स्टेट गवर्नमेंट के पास है कुछ, स्टेट गवर्नमेंट ने फिर सारे पंचायत और उन सबको दिया है। तो यहाँ पे हमारे कंट्री का एक बढ़िया एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि हमारे वहाँ पे कंट्री में डिसेंट्रलाइजेशन है। अगर सेंट्रलाइजेशन होता, अगर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती, वो लोग सारे कोने कोने तक इंडिया के कैसे पहुंच पाते, लोगों को क्या दिक्कतें हैं वो उन्हें समझ में नहीं आता। एक तो इतने सारे स्टेट में इतने सारे डिस्ट्रिक्ट और इतना कुछ है, हर एक पार्ट में वो लोग ध्यान नहीं दे पाते। ठीक है, अगर हम इसके बेनिफिट्स या इंपॉर्टेंस की बात करें तो इससे क्या होता है, इट डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होता है, प्रमोट होता है सेल्फ रिलायंस, कि हमें अपने ऊपर निर्भर रहना है, और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है सारे सबऑर्डिनेट्स का, कॉन्फिडेंस भी अच्छा खासा बढ़ जाता है। ऐसा क्यों?
क्योंकि जो लोअर मैनेजरियल लेवल है उनको थोड़ी फ्रीडम दे दी गई ना कि हाँ भाई आप अपने आप से डिसीजन ले लो, आपको हर एक बात के लिए हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको इतनी अथॉरिटी दे देते हैं, हम आपके साथ पावर्स इतने शेयर कर देते हैं ताकि आप अपना काम आराम से कर सको। मैनेजरियल टैलेंट डेवलप होता है फ्यूचर के लिए, क्योंकि हमने क्या किया, डिसेंट्रलाइजेशन किया, पावर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। तो इससे क्या हो रहा है, वो लोग अपना काम अपने आप कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, क्रिएटिविटी बढ़ रही है, टैलेंट बढ़ रहा है, उनका स्किल जो है काम करने का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। तो इससे क्या होता है, वो लोग मैनेजरियल पोजीशन के लिए तैयार हो रहे हैं, उनको पूरा तैयार किया जा रहा है ताकि आगे जाके वो लोग मैनेजर्स बन सके। नेक्स्ट क्या है, क्विक डिसीजन मेकिंग। डिसीजन फटाफट हो जाएंगे ना इसकी वजह से। ऐसा क्यों, देखो अगर कोई भी दिक्कत आती है तो अगर लोअर लेवल मैनेजमेंट में, तो वो लोग फटाफट से अपना काम कर लेंगे। वरना क्या हो जाता था, लोअर लेवल मैनेजमेंट जाता मिडिल लेवल के पास, मिडिल जाता टॉप के पास, इतने टाइम में काफ़ी ज़्यादा समय निकल जाता था। क्योंकि सेंट्रलाइजेशन में कुछ लोगों के हाथ में ही पावर्स है, तो उनको ही सारे डिसीजन लेने हैं, तो वो लोग इतना सारा सोच विचार करेंगे कि इतना टाइम लग जाता है एक डिसीजन लेने में। डिसेंट्रलाइजेशन में सबके पास अपना अपना थोड़ा थोड़ा उनको पावर दिया है, सो दे हैव राइट कि भाई हम लोग हमारा काम कर लेंगे, हमें इनको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, वी नो व्हाट वी हैव टू डू एंड वी विल डू दैट। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। ये तो सबसे बढ़िया है। टॉप मैनेजमेंट को कितना शांति ना, वरना क्या होता, हर एक छोटी छोटी चीज के लिए वो लोग सब लोग टॉप मैनेजमेंट के पास आते। किसी ने मेरा स्टेपलर चुरा लिया, टॉप मैनेजमेंट के पास चले गए, हम दोनों की नहीं जम रही है, हम दोनों के एक टीम में नहीं रहेंगे, वापस से टॉप मैनेजमेंट में आ गए। अरे यार यहाँ पे कॉफी मशीन खराब हो रखी है, इस बात के लिए भी टॉप मैनेजमेंट पे आ गए। अगर ये सारी चीजों के लिए भी उनके पास जाएंगे तो वो लोगों को जो एक्चुअल में उनको काम है, प्लान्स बनाना, पॉलिसीज बनाना, स्ट्रैटेजीज बनाना, वो कब करेंगे। तो ये क्या हो जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से उनको ये जो सारे बेकार के जो एक्चुअल में काम थे, जो उनके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बाकी लोग हैंडल कर सकते हैं, वो सारे उन्हें दे देते हैं। सो दे आर फ्री नाउ, दे आर फ्री टू यूज देयर माइंड टू मेक द प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं इसमें, फैसिलिटेट्स ग्रोथ। ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इससे ऐसा क्यों, बिकॉज ऑटोनॉमी होती है लोअर लेवल के पास। ऑटोनॉमी का मतलब क्या है, उनके पास ज़्यादा फ्रीडम है, और इससे क्या होता है कि भाई अच्छे से काम कर पाएंगे ना, सारा बराबर अच्छे से काम कर पाएंगे। जो बढ़िया तरीका है, जो बेस्ट सूटेड चीज़ है, वो लोग उसे करेंगे, और उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा। नेक्स्ट क्या है, बेटर कंट्रोल। अरे कंट्रोल फटाफट हो पाता है बहुत डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से। परफॉर्मेंस कैसी है हर एक लेवल पे, उसे हम अच्छे से देख पाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने आपको अथॉरिटी दे दी थी ये काम करने की, फिर भी अगर आप अच्छे से नहीं कर पाए तो मतलब आप परफॉर्म बराबर से नहीं कर रहे हो। हमने हमारे अथॉरिटी देने के बावजूद भी नहीं कर रहे हो, तो इसका ये मतलब है परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा खराब है। ठीक है। Extent of achievement of organizational objective as well as the contribution of each department in meeting the overall objective can be ascertained। मतलब क्या कह रहे हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव का अचीवमेंट के साथ साथ हर एक डिपार्टमेंट ने कैसे कंट्रीब्यूट किया, वो हम लोगों को समझ में आ सकता है बिकॉज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है। आगे लास्ट पर आ जाते हैं डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के डिफरेंस पर। अगर आपको याद होगा, डेलीगेशन में भी मैंने आपको कहा था कि भाई अथॉरिटी क्या कर रहे हैं हम लोग, जो सुपीरियर है सबऑर्डिनेट को दे रहा है। तो भाई इसमें भी तो सेम था, डिसेंट्रलाइजेशन में भी तो सेम है कि जो लोअर लेवल वाले हैं उनको अथॉरिटी थोड़ी दी जा रही है। तो दोनों में फर्क क्या है, समथिंग मस्ट बी डिफरेंट, राइट, दैट्स द रीजन दो अलग अलग नाम दिए गए हैं। इसके पहले हम लोग इस पर आ जाते हैं, नेचर के ऊपर। डेलीगेशन है ना, एक कंपल्सरी चीज है। ठीक है, कंपल्सरी चीज है, क्योंकि एक इंसान सारे काम नहीं कर सकता। डेलीगेशन होना ही होना है, इट्स कंपल्सरी। बट जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो ऑप्शनल है, वो ऑप्शनल है, उनकी मर्जी है। इट इज डन एट द डिस्क्रिशन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट ने अगर डिसाइड किया हाँ हम लोग करते हैं, तभी ही होगा, इसमें कोई भी कंपल्शन नहीं है। अगर हम लोग फ्रीडम ऑफ एक्शन की बात करें, more control by superior, henceforth freedom to take
लेस फ्रीडम टू टेक ओन डिसीजन, बिकॉज अकाउंटेबल है ना, आंसरेबल है वो लोग सुपीरियर को, इवन दो उनको अथॉरिटी दे दी गई फिर भी ये लोग आंसरेबल है, तो इसकी वजह से क्या होता है, सुपीरियर के पास ज्यादा पावर अभी भी है। बट इसमें कैसा है, जो लेस कंट्रोल है ओवर एग्जीक्यूटिव्स, हेंस ग्रेटर फ्रीडम ऑफ एक्शन। अपना आराम से सोच लो हाउ यू वांट टू डू इट, व्हाट इज द बेस्ट सूटेड थिंग फॉर यू टू डू, यू डू दैट। आपके पास उसके लिए पूरी छूट है, यू हैव फुल फ्रीडम। बट डेलीगेशन में उतनी फ्रीडम नहीं है। अगर स्टेटस की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस फॉलोड बाय शेयर टास्क्स, और यहाँ पे क्या है, इट इज द रिजल्ट ऑफ द पॉलिसी डिसीजन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। ये टॉप मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है। स्कोप क्या है इसका, इसका नैरो स्कोप है। नैरो स्कोप क्यों, क्योंकि ये लिमिटेड है सुपीरियर एंड हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट। सुपीरियर अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट को ही डेलीगेट कर सकता है अथॉरिटी। मतलब अगर मानो ऐसा है, ये है ए जो सुपीरियर है और बी सबऑर्डिनेट, ए बी को ही अथॉरिटी डेलीगेट कर सकता है, और अगर कोई और इंसान है वो उसे नहीं कर पाएगा, उसका इमीडिएट सबऑर्डिनेट। मतलब यहाँ पर अगर ए है तो उसके तुरंत नीचे बी। यहाँ पे कैसा होता है, इसका वाइड स्कोप है क्योंकि इसका एक्सटेंशन जो है वो लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक भी जाता है। इसका पर्पस क्या है, बर्डन जो है मैनेजर के ऊपर वो कम करने के लिए, और इसको डिसेंट्रलाइजेशन करने का रीजन क्या है, जो रोल है ना सबऑर्डिनेट्स का उसको थोड़ा बढ़ाने के लिए, उनको ज्यादा फ्रीडम देने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है। डेलीगेशन तो इसलिए कि भाई मैनेजर थोड़ा शांति से रह सके, उसका बर्डन थोड़ा कम हो सके। ठीक है, इसके साथ साथ हमारा ऑर्गेनाइजेशन का पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। वो अभी आपको पता ही है कौन सा है, थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो हम लोग वो वाला चैप्टर शुरू कर देंगे। आई विल सी यू ऑल फॉर द नेक्स्ट क्लास। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।